नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पाठ 9 रीढ़ की हड्डी का शेष भाग पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। पाठ के पहले भाग में हमने देखा कि उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे शंकर के साथ उसके घर आते हैं। रामस्वरूप से बातचीत के दौरान गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात शुरू करते हैं। यहाँ बिजनेस से मतलब था कि लेन देन अर्थात दहेज के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं। रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर रामस्वरूप जी कहते हैं कि भाई तकल्लुफ यानी कि ये कोई शिष्टाचार की बात नहीं है, ये तो मेरा नसीब है कि जो आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तशरीफ लाना, विराजना। क्योंकि गोपाल प्रसाद एक वकील, पेशे से वकील थे और उनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, तो इसलिए वो अपना नसीब मान रहे थे कि भाई ये लोग मेरी लड़की के लिए आए हुए हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? ब्याह, शादी? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अब रामस्वरूप इतना कहकर कमरे के अंदर जब चले जाते हैं तो गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे से कहते, शंकर से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है कि नहीं, कुछ नहीं पिताजी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि यूं झुककर क्यों बैठे हो? भाई तुम शादी तय करने के लिए आए हो तो कमर सीधी करके बैठो। और तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं, यानी एक तरह से जो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी तो बैकबोन ही नहीं है, यानी एक तरह से तुम दब्बू किस्म के इंसान हो, ये गोपाल प्रसाद जी कहना चाहते हैं। और इतना ही कहते कहते में तब से रामस्वरूप जी चाय की ट्रे लेकर आ जाते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। जब रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर आते तो गोपाल स्वरूप भी कहते कि आखिर आपने तकलीफ उठा ही ली, हमें तो नाश्ता पानी कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन आप भाई माने ही नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती, विदेशी। विदेशी चाय कैसी होती है? उसमें दूध कम होता है, चीनी कम होती है। लेकिन हिंदुस्तानी चाय कैसी होती है कि भाई जितना पानी उतना दूध, और चीनी भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। भाई गोपाल प्रसाद जी को तो हिंदुस्तानी चाय पसंद थी, यानी आधा दूध आधा पानी वाली चाय। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। खंखार कर गला साफ करते हुए, यानी अपने पिताजी से कहता है, यानी उसके पिताजी को चाय में चीनी थोड़ा ज्यादा ही चाहिए थी, ऐसा उन्होंने रामस्वरूप को कहा। तो इस पर शंकर अपने पिताजी से एक तरह से मजाक करते हुए कि भाई चीनी जो आप ज्यादा ले रहे हो, अब तो सरकार उस पर टैक्स लगाने वाली है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स अर्थात कर, आमदनी एक तरह से कमाई। गोपाल प्रसाद, यानी सरकार को यदि अपनी कमाई करनी हो तो उनको चीनी की जगह बस एक ही चीज पर टैक्स लगाना चाहिए, और वो चीज क्या थी वह आप आगे बताएंगे। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते ही, वह क्या? अब यहाँ पर रामस्वरूप भी जानना चाहते थे कि भाई किस चीज पर टैक्स लगाना चाहिए, जिसकी बातें गोपाल प्रसाद जी कर रहे हैं। तो शंकर को चाय का प्याला देते हुए वह पूछते हैं। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी न करेंगे। यानी एक तरह से यहाँ पर गोपाल प्रसाद ने
नारी का एक तरह से अपमान ही किया है कि उनकी खूबसूरती पर टैक्स लगाना। यानी आप इस पाठ में देखेंगे कि जगह जगह पर एक तरह से लेखक ने बताया है इस पाठ के जरिए कि किस प्रकार से जो लड़के वाले हैं, आज भी हमारे समाज की यह विडंबना है कि लड़की के परिवार वालों को हर बातें सहनी पड़ती है और किस प्रकार से लड़के वालों की हर बात सुननी पड़ती है लड़की के लिए। यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी ना करेंगे। चू ना करना, खामोश रहना। यानी भाई खूबसूरती पर, यानी जो लड़की खूबसूरत है उस पर टैक्स लगे, एक तरह से दहेज दे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब हो गया है मतलब जिसका ढंग अच्छा ना हो। हम लोगों के सामने तो यह कभी जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए तस्तरी, छोटी थाली। अब रामस्वरूप भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, खूब सोचा आपने कि खूबसूरती के ऊपर, और खूबसूरती तो यह एक ऐसा सवाल है कि जिसका कोई ढंग ही नहीं, जिस पर जितना टैक्स लगा दिया जाए उतना ही कम है। और वह छोटी सी तस्तरी, छोटी सी थाली में जो भी मिठाई या नमकीन वगैरह होगी वह गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? मुखातिब होकर के सामने, यानी रामस्वरूप अब शंकर की तरफ भी समोसे की थाली जब परोसते हैं तो पूछते हैं कि भाई आपका इसमें क्या ख्याल है कि भाई खूबसूरती के क्या मायने होने चाहिए, यानी नारी की खूबसूरती के क्या मायने होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नारी के ऊपर किस प्रकार से सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शंकर किस मामले में? रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब जब गोपाल प्रसाद जी ने खूबसूरती का सवाल उठाया तो उस पर रामस्वरूप ने भी शंकर के मन की बात जाननी चाहिए कि भाई एक लड़की का खूबसूरत होना ही बहुत ज़रूरी है कि वह अच्छी पढ़ी लिखी हो। तो इस सब के बारे में वो शंकर से जानना चाहते थे, लेकिन शंकर जो है वह बार बार हर बात के लिए अपने पिताजी पर ही एक तरह से जिम्मेदारी डाल देता था कि जो भी पिताजी चाहे वही होगा। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। निहायत, अत्यधिक। जायचा यहाँ पे जन्म पत्र दिया गया जिसे हम कुंडली भी कहते हैं। अब गोपाल प्रसाद जी रामस्वरूप की बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि भाई रामस्वरूप जी, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था कि हमारे लिए लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। यानी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जन्म पत्री यानी कुंडली, लड़के लड़की की कुंडली मिलनी चाहिए। ये अब यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि जो गोपाल प्रसाद जी हैं वकील होने के बावजूद भी, और शंकर जो उनका बेटा है पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, एक तरह से आज के जमाने में रहने के बावजूद लड़के लड़की की कुंडली मिलाना, इस प्रकार की बातों पर विश्वास करते हैं। यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास करते हैं। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। अब जब कुंडली मिलाने की बात गोपाल प्रसाद जी कहते हैं तो रामस्वरूप ने कहा कि अरे जायचा का मिलना यानी कुंडली का मिलना क्या मुश्किल है, भाई ठाकुर जी की कृपा हुई यानी ईश्वर की कृपा हुई तो भाई दोनों की कुंडली आपस में मिल ही जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर शंकर हंसता है लेकिन गोपाल प्रसाद जो है वो काफी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद की किस तरीके से उनकी कहते हैं ना कि स्त्रियों के प्रति उनकी जो भावना है वो हमें नजर आती है कि उन्हें लड़की खूबसूरत चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, लेकिन लड़की को घर के सारे काम आने चाहिए, सिलाई पुराई आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि गोपाल प्रसाद जी एक तरह से कितने
नारियों के लिए उनकी सोच जो है वो कितनी गिरी हुई है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब रामस्वरूप जी जब भाई नाश्ता पानी हो गया दोनों पिताजी और बेटे का, तो फिर उन्होंने मेज पर जो भी था वो एक तरफ सरका दिया और भाई अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके यानी पर्दे की आड़ से फिर उन्होंने आवाज दी कि भाई जरा पान भिजवा दिया जाए। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत, खाने पीने के बाद मेहमानों का एक तरह से पान देना, ये भी स्वागत का एक रूप होता है। तो अब पान देने के लिए जो उनकी बेटी उमा है वह छोटी सी तस्तरी में पान लेकर आती है और जब पान की तस्तरी वह अपने पिता को देती है उस समय क्या होता है कि उसके सिर पर जो उसका सिर ऊपर उठ जाता है और तब से जो साड़ी का पल्लू है उसमें से थोड़ा सा सरक जाता है और उसमें से उसका जो सुनहरी रिम वाला जो चश्मा है वह गोपाल प्रसाद जी को और शंकर को दिखाई दे जाता है और दोनों बाप बेटे चौंक उठते हैं। क्यों चौंक उठते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से गोपाल प्रसाद जी की सोच थी कि भाई पढ़ी लिखी लड़की ज्यादा ना हो, खूबसूरत हो, सिलाई पुराई जानती हो, लेकिन उनकी एक यह भी सोच थी कि लड़की के आंखों पर चश्मा लगा न हो। तो ये देखने के बाद बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाना, घबराना, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब जब बाप बेटे ने उमा के चेहरे पर चश्मा देखा तो दोनों चौंक उठे और चौंक उठने के साथ ही साथ उनके मुंह से एक साथ आवाज निकली कि भाई चश्मा, लड़की को चश्मा लगा है, ये बात तो आपने हमें बताई ही नहीं। इस पर रामस्वरूप घबरा जाते हैं कि उन्हें भी ये लगता है कि अरे चश्मे वाली बात तो मैंने इन्हें बताई नहीं थी, पता नहीं ये क्या सोचेंगे। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में लड़के को भले चश्मा लगा रहे लेकिन लड़की गुणवान चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, सुंदर चाहिए और बिना चश्मे के चाहिए। तो ये सारी बातें लड़कियों के ऊपर लागू होती है। तो भाई लड़की का पिता होने के कारण वह एक तरह से घबरा गए थे। तो उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं, ये तो अभी पिछले महीने उसकी आंख दुखने लगी थी इसलिए ऐनक लगाना पड़ा। ऐनक जो कि चश्मा का समानार्थी शब्द है, ऐनक लगानी पड़ी। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? अब गोपाल प्रसाद जी को शक होने लगा कि भाई इन्होंने तो मुझे चश्मे की बात कही नहीं थी, कहीं ये लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है। और आज भी हमारे समाज में ये होता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी अगर लड़की घर में आ जाए तो वह घर का काम नहीं करेगी, घर के लोगों की बातें नहीं सुनेगी, घर की जो संस्कृति है, परंपराएं, उन चीजों को नहीं मानेगी। यही सोच गोपाल प्रसाद जी की भी थी। तो बच्चों, आज हम पाठ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। शेष बचा हुआ भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।